नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज जिन 3 मुद्दों पर हम जा रहे हैं करने चर्चा, उन पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसमें पहला मुद्दा है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया, उसके पीछे मकसद क्या है? क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है? और दूसरा मुद्दा है बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा। इस अधिकार यात्रा से क्या वोट चोरी रुकेगी? और तीसरा सवाल है उपराष्ट्रपति का चुनाव। जिस तरह से आरएसएस प्लस एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनको सीधी टक्कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दे रहे हैं, क्या इससे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई तेज होगी? और इन 3 सुलगते हुए सवालों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहले चर्चा लोकतंत्र के लिए जो खतरे की घंटी बज रही है उस पर। आखिर क्यों सदन समाप्त होते होते, यानी मानसून सत्र जो चल रहा, उसके आखिरी 2 दिन में इतना बड़ा दांव चला मोदी सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करके, जिसके जरिए उन्होंने बताया, सीधे सीधे दावा किया कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री सब अपनी सीट से रफा दफा हो जाएंगे अगर उन्हें 30 दिन या उससे अधिक जेल में रहना पड़ेगा, जिसे विपक्ष ने सीधे सीधे बताया संविधान पर हमला, साथ ही साथ ब्लैक डे कहा और यह कहा कि इससे जो संघीय ढांचा है वह होगा नष्ट। इस पर जो हंगामा रहा सदन के भीतर वह भी हमने देखा और आने वाले दिनों में यह और ज्यादा हंगामे खेज होगा, क्योंकि अभी ये जेपीसी को भेजा गया है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। भाषा, मुझे लगता है कि अब निर्णायक समय आ गया है और ये सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं बल्कि देश, लोकतंत्र और हमारी आजादी का है। तो मुझे लगता है कि आजादी की एक दूसरी लड़ाई की जरूरत आन पड़ी है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि भारत के लोकतंत्र को राजशाही में तब्दील करने की कोशिश है। उस क्रम में यह बिल पेश किया गया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि क्योंकि राजा देश को विपक्ष विहीन देखना चाहता है, लिहाजा यह एक चिलिंग इफेक्ट वाला बिल पेश किया गया है और मेरे लिहाज से यह डेथ बेल है लोकतंत्र के लिए। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? मेरा ये मानना है कि ये बिल लोकतंत्र के लिए खतरनाक तो है ही, लेकिन इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि ये घिरी हुई सरकार की कोशिश है कि विपक्ष के नेताओं को और अपनी जो 2 बैसाखियों को उन्हें डरा के रखा जाए। अदिति, आपको लग रहा है कि डरा के रखा जाए? 2 बैसाखियां हैं, क्योंकि यहां पर दर्शकों के भी दिमाग में होना यह बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री का नाम जरूर है इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन कर रहा है केस? प्रधानमंत्री 30 दिन के लिए कब जा रहे हैं जेल? तो उनका नाम तो तकरीबन सारे लोग पढ़ते समय ही डिलीट कर दे रहे हैं। असली गाज राज्य सरकारों पर पड़ने की आशंका है। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार एक बैसाखी, जो अभी चुनाव जहां पर होना है बिहार, और दूसरी बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इन पर क्या असर पड़ेगा आपके हिसाब से? सीधा सीधा असर तो शायद मुझे लगता है कि इमीडिएट तौर पे अगर देखा जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंशियल पोल है शायद उस पर पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी अटकलें चल रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं वो आंध्रा से हैं और बहुत ही सॉलिड कैंडिडेट हैं। पर ओवरऑल मुझे ये लगता है कि ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज का इन लोगों ने इतना इस्तेमाल किया है विपक्ष के खिलाफ, तो अब इनको लग रहा है कि इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए पूरी चीज़ को, क्योंकि इनके ऊपर लगातार एक विपक्ष का ये हमला चल रहा है कि ईडी, सीबीआई को यूज करके आधे लोगों को या तो अपनी वॉशिंग मशीन में घुसाया जाए वरना उनको अरेस्ट कर लिया जाए, जैसा कि हमने दिल्ली में देखा है। सवाल ये उठता है कि आप 30 दिन के लिए बंद भी कर देंगे और उसके बाद 30 दिन के बाद अगर वो मतलब जैसे सत्येंद्र जैन पे कोई साबित नहीं हुआ जी, तो इस तरह से खत्म कर देने का मुझे लगता है एक पूरी कोशिश है जी। मुकुल, एक बात जो बहुत दिलचस्प है इस पूरे प्रकरण में, 2024 में अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे और उस समय जो गिरफ्तारी की सारा पूरा का पूरा सीन था, फिर वो गिरफ्तार हुए लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। उनका वीडियो भी, पुराना वीडियो काफी वायरल है।
इस वीडियो के आधार पर यह क्या कहा जा सकता है कि वहां से ये तैयारी शुरू हुई, क्योंकि अब पूरा विपक्ष एकजुट है इस पर कि ये हमारे लिए लाया गया है, हमें खत्म करने के लिए लाया गया है। हाँ, तो भाषा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये सारा मामला शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया। इन्हें ये सबक मिला कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, अब ये कैसे यहाँ इस पर कब्जा किया जाए। तो उन्होंने अब इसे, जैसे अदिति भी कह रही थी, कि बाकायदा अब एक संस्थागत तौर पर ऐसा एक व्यवस्था बना दी जाए कि आप चाहकर भी 30 दिन बाद मुख्यमंत्री या मंत्री ना रह सकें। तो वहां से आया, एक तमिलनाडु का मुद्दा था, वहां भी मंत्री पर आरोप लगे थे, जेल गए थे, लेकिन उन्हें फिर मंत्री पद पर बहाल कर दिया। तो इस सबसे सबक लेके उन्होंने सोचा, एक तो ये बात थी, दूसरा ये था कि जो विपक्ष को डराने का हथियार है, अभी तक ईडी सीबीआई था, लेकिन वो गिरफ्तार हो रहे थे, कई कई महीने साल वो चल रहे हैं और वहां इस्तीफा भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जिससे पूरी सरकारें कब्जे में आए, और ये होगा, ये हो चुका है। क्योंकि आपने देखा कि चाहे झारखंड में देखा, चाहे दिल्ली में देखा, हम दो मुख्यमंत्रियों को देख चुके हैं। हेमंत सोरेन को इस्तीफा दिलवा दिया गया, और तो अब ये होगा कि आप, क्योंकि पूरा देश, मैं कह रहा हूं ना कि चाहे वो SIR है जिस पर हम आगे भी बात करेंगे, चाहे ये संविधान संशोधन का ये 130वां संशोधन है, ये पूरा एक लोकतंत्र के खिलाफ चक्रव्यूह बनाया गया है। अब उस चक्रव्यूह में विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी घुस तो गए हैं, अब उसे कैसे तोड़ेंगे? अर्जुन, मुझे लगता है कि जनता ही है अंततः, वही इसका भेद जानती है। तो ये पूरी कोशिश ये है। और आपने कहा कि PM का नाम डिलीट कर दिया गया, लेकिन मैं बताऊंगा, जैसी आशंकाएं, जैसी अटकलें भी चल रही हैं कि मान लीजिए बाई दी वे आगे जाके मोदी जी खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं, है ना, तब फिर PM, जो अगर विपक्ष की सरकार आ जाती है, एक मुहिम चल रही है और हो सकता है आ भी जाए, डर तो है इन लोगों में, तो फिर वहां PM भी शिकंजे में होगा। तो यानी एक नए तरीके से पूरे लोकतंत्र को अपने कब्जे में करना, असल में सारा मामला वही है। अदिति, जो दिखाई दे रहा है उसमें सबसे बड़ा जो सवाल है, विपक्ष भी जो पूछ रहा है, मैंने कई कानूनविदों से भी बात की, सब इसकी टाइमिंग को लेकर भी काफी सवाल उठा रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट है, आप पूरा ढांचा ही बदल दे रहे हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही की बात नहीं है, जो पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस रहा है उस प्रोसेस में अभी तक ये रहा है कि यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक आपके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक आपको अपराधी नहीं कहा जा सकता और आपको कोई सजा नहीं दी जा सकती। तो यह तो एक उसी तरह से हुआ जैसे बुलडोजर चल रहा है। हम देखते हैं कि अपराध कुछ नहीं, खबर आ गई और वहां पर बुलडोजर चल जाता है, बंदे का घर गिर जाता है। इलाहाबाद में केस भी आया कि भाई कोई मामला ही नहीं था, लेकिन तब तक तो घर ध्वस्त हो गया। तो ये जो एक हिसाब है, ये तो एक बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे प्रोसेस को ही अपने कब्जे में करने वाला लग रहा है। बिल्कुल, पूरे प्रोसेस को सेंट्रलाइज करके अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश है इसमें, जबकि भाजपा के खुद मंत्रियों के ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए हैं। और बाकी पार्टियों के काफी लोगों ने, मतलब एक्सपर्ट्स ने भी काफी दिखाया, क्योंकि हमारे लॉ में ये प्रावधान है कि अगर वाकई किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं तो लोगों से इस्तीफा पार्टियों ने दिलवाया है और उन्हें बाहर किया गया है अपने पदों से। ये एक भाजपा ही है जो कि अब सबसे फेमस केस तो हिमंत बिस्वा शर्मा का है, जो वॉशिंग मशीन है। मैं यहाँ बता रही थी कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन उन्हें अपनी तरफ ले लिया गया। इनफैक्ट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह से पूछा तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल जी। तो सवाल ये है कि बिल्कुल वो तो करने का पूरा इनकी कोशिश है कि ये पूरी तरह से जो है उसको अपने कब्जे में कर लेंगे, सेंट्रलाइज कर लेंगे, और उसके बाद किसी के ऊपर अगर वो झूठा आरोप भी लगाते हैं तो वो ऑपोजिशन का अगर नेता होगा तो उसको खत्म करने की पूरी साजिश चाहिए। लेकिन मुकुल, एक चीज दिखाई दे रही है कि जैसे JPC में डाला गया, हमने इससे पहले वक्फ बिल जो लाया गया था उसकी भी पूरी प्रोसेस को देखा, विपक्ष हंगामा मचाता रहा, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है जो वो चाहते हैं वही होता है। तो क्या यह आशंका आज कितनी बड़ी आपको लगती है कि यह बिल जैसे पेश किया गया है, JPC में गया है, क्या यह वाकई एक बड़े परिवर्तन की तरफ भारत के लोकतंत्र को ले जाएगा? नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि निर्णायक क्षण है, और JPC मुझे नहीं लगता कि कोई मायने JPC सेलेक्ट कमेटी या किसी कमेटी का रह गया, क्योंकि वक्फ बोर्ड का आपने जिक्र किया, उसमें भी तमाम संशोधन सुझाए विपक्ष ने सब खारिज कर दिए गए। लेकिन यही मैं बता दूं, वक्फ बोर्ड भले ही पास करने की बात आई, लेकिन उसे अभी लागू नहीं किया जा सका जमीन पर उस तरह, क्योंकि इतना विरोध है। तो जनता ही, मैं कह रहा हूं कि अंततः वो ही देखेगी। अच्छा, एक मिसयूज तो आपने ये देखा ही कि जिस तरह से अपनी वॉशिंग मशीन में ले आए, अजीत पवार का नाम भी आपने नहीं लिया, मैं दोहरा देता हूं कि ये सारी मैं तो पूरी महाराष्ट्र की जो सरकारें बनी है वो वॉशिंग मशीन पे बनी है। एक और देखिए, एक नियम पहले से था
कि अगर किसी केस में संसद सदस्य पर 2 साल या 2 साल से अधिक की कोई सजा हो जाए तो उसे उससे वो करना। तो राहुल को किस तरह घेरा गया जी, बिल्कुल ऐसे एक केस में जिसमें 2 साल से कम की सजा हो सकती थी, या वो उसमें बिल्कुल 2 साल से ऊपर, 2 साल 1 दिन, मान लो 2 साल सजा दी गई और उनसे लोकसभा से इस्तीफा उन्हें देना पड़ा। उनका बंगला भी आनन फानन में खाली करा लिया गया। तो कैसे दुरुपयोग होता है आपके शासन का, फिर जुडिशरी भी किस तरह से शामिल है, क्योंकि इस तरह के आरोप अब छुपे नहीं रह गए कि किस तरह आरएसएस की पूरी एक श्रृंखला जजों के उसमें बैठी है और किस तरह से चीजें हो रही हैं। उन पर खुद तमाम आरोप, सुप्रीम कोर्ट के ही ऑब्जर्वेशन में तमाम चीजें आई हैं, जो हाई कोर्ट की तमाम उसने उस पर रोक लगाई है चीजों पर। तो ये सारी चीजें देखने पर मिल रहा है कि इस कानून को सीधे सीधे एक डंडे के तौर पर लाया गया। आपने जैसे कहा बुलडोजर, बहुत सही, कि पूरा बुलडोज ही करना है लोकतंत्र को, यानी पूरी तरह कब्जे में, और बहुत जल्दी में है। अब ये शताब्दी वर्ष का तोहफा है आरएसएस को। सारी चीजें जो कह रहे हैं ना आप, ये सारी तोप एक साथ चलाई जा रही, सारे गोले, चाहे वक्फ बोर्ड का बिल हो, चाहे ये संविधान संशोधन हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे ये सब चीजें तुरंत 2025 बहुत ही भयंकर है ये इस लिहाज से लोकतंत्र के। अब देखिए कि दिसंबर आते आते क्या गुल खिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर अदिति, मैं संक्षेप में ये भी आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम यह भी देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसे लेकर भी बड़ी फास्ट फॉरवर्ड मोड में मोदी सरकार चल रही है, बहुत तेजी से चल रही है, सब लोगों से लिए जा रहे हैं, बीच बीच में जब मन आता है तब खबरें हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो ढांचा रहा है अभी तक हमारी सरकार का, भारतीय लोकतंत्र का, उसमें एक एग्जीक्यूटिव के पास चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से अधिक पावर हो जाएगी? मुझे भाषा इस चीज का ही सबसे ज्यादा डर है कि मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा संशोधन के संविधान के संशोधन के पीछे जिस तरह से पड़े हुए हैं, हालांकि उसके लिए 2/3 में बहुमत की जरूरत है और इनके पास नहीं है। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम इनका हमेशा रहा है कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो और वहां पे एक सत्ता जो है केंद्रित रहे, तो उसी की तरफ मुझे लगता है, जो कि लोकतंत्र के लिए और एक फेडरल जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही खतरा है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। क्या लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप हंसे, उस तरह से हम लोकतंत्र को देखेंगे आगे आने वाले समय में। जो दूसरा सुलगता हुआ सवाल है वह बिहार के धधकते खेत खलिहानों और जमीन और सड़कों से आ रहा है, जहां पर एक नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। और यह नारा वहां पर जो चल रही है, इंडिया गठबंधन की यात्रा 16 दिन की यात्रा है, जो 1 सितंबर को खत्म होगी, 50 विधानसभाओं का चक्कर काटेगी और 1300 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, यात्रा चल रही है। सवाल बहुत साफ सा है कि क्या इस यात्रा से, जिसमें सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और भाकपा माले के दीपंकर भट्टाचार्य सहित बाकी जो तमाम पार्टीज हैं वो शामिल हैं, क्या वाकई जमीन पर वोट चोरी रोकी जा सकती है? क्योंकि 65 लाख वोट काट दिए गए हैं और उन्हें लेकर ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने सीधे सीधे एक अड़ियल रवैया अख्तियार अभी तक किया हुआ है। इस पर क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, इस पे मेरा ये मानना है कि बिहार की जनता तो जागरूक हो रही है और बिहार की जनता जो है वो ऐसी वैसी नहीं है, और वहां पे विपक्ष ने इसको इतना सीरियसली लिया है। भीड़ जिस तरह से उमड़ रही है और लोग आ के अपनी दास्तान बता रहे हैं कि किस तरह से उनके नाम काटे गए हैं, मुझे बहुत उम्मीद लग रही है कि कुछ होगा। लेकिन एक तरफ ये भी लग रहा है कि तंत्र अभी इनके हाथ पे है और लाखों के वोट जो काटे गए हैं उसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? अब भाषा, उम्मीद तो है देखिए, और जनता जाग रही है जैसे अदिति ने भी कहा, और एक डर तो है। वो डर चुनाव आयोग, बीजेपी सबके चेहरों पर साफ झलक रहा है, तभी वो आए बाएं शाएं बोल रहे हैं, तभी अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, तभी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो उम्मीद भी है और सत्ता पक्ष में और उसके सहयोगियों में एक डर तो है। तो उम्मीद कायम रहनी चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुकुल, मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार की धरती से उठा नारा वोट चोर गद्दी छोड़ देश की राजधानी दिल्ली और संसद के अंदर बाहर गूंजा है, उससे ऐसा लगता है कि यह जो आग लगी है, यह आग सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि सबको डर लग गया है। और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मोदी जी का ऐसा वार है जिसे लपक लिया है विपक्ष ने और अपनी एकता पर सीमेंट लगा दिया है। अब यह एकता कितनी मजबूत रहेगी और जमीन पर किस तरह से हर एक वोट के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इस पर सिर्फ बिहार का नहीं, देश का लोकतंत्र निर्भर करेगा।
जिस तरह से मुकुल दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें आई हैं 3-4 दिनों में, वो काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरों से तस्वीर नहीं बदलती भारतीय लोकतंत्र में। आंदोलन बहुत बड़े-बड़े चलते रहे हैं। हालाँकि अब एक पोल जो खोली है, जो एटम बम राहुल गांधी ने फोड़ा है, कि दरअसल इसलिए नहीं दिखाई देता था क्योंकि वोट चोरी हो जाती थी। तो सवाल ये है कि ये जो अभियान चल रहा है, वोटर अधिकार यात्रा, इससे जो अभी तक आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों को क्या हम समझें कि कोई बदलाव की आवाज है या अभी थोड़ा ठहरने की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि एक बदलाव की आवाज तो है और उम्मीद है। देखिए, मैं ये बताऊं, यात्राओं का बहुत बड़ा असर पड़ता है। भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी 2 चरणों में, उसी का नतीजा मैं कहूं कि उसका नतीजा जो एक मोमेंटम बना पूरा लोकसभा चुनाव तक, तो 240 पर ये तमाम अपनी शरारतें और बदमाशियों और वोट चोरी जैसे कही जा रही है, उस सब के बावजूद 240 पर रुक गए। तो इसका असर तो पड़ेगा। ये पूरा एक इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है, लेकिन अंततः फिर वही वाली बात वहीं आ जाती है कि चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि ये मुद्दा फिर आगे कितना बड़ा होगा, राहुल गांधी या कांग्रेस इसे कितना आगे तक ले जाएगी, या विपक्ष कितना आगे तक ले जाएगा, और इसका वाकई में क्या रिजल्ट निकलता है। तो बिहार का इलेक्शन मुझे लगता है कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा इस समय टेस्ट का एक पॉइंट है। अदिति, सवाल यह भी है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्योंकि आप देखिए कि चुनाव आयोग फाइनली नाम तो इंक्लूड चुनाव आयोग को करने हैं। हम सब कुछ यहाँ पर देख रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्ष बहुत फेल हो गया, उसने नाम ही नहीं इंक्लूड करवाए। इधर विपक्षी पार्टियां रोज पब्लिक डोमेन में डाल रही हैं, मरे हुए लोग जो दिखा दिए गए हैं उनको जिंदा करके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर रही हैं। तो आप ये जो एक बड़ा प्रश्न आपने भी अपने पंच में रखा था, यह तो अभी यक्ष प्रश्न बिहार के लिए भी और देश के लिए भी बना हुआ है कि फाइनली लिस्ट तो तैयार उसी चुनाव आयोग को करनी है जो इस समय इंक्लूजन की जगह एक्सक्लूजन, यानी नाम इंक्लूड करने की जगह एक्सक्लूड करा। और यहां मैं जरूर बताऊंगी दर्शकों को, याद रखिएगा, 1 महीने जो प्रक्रिया चली है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, उसमें एक नया वोटर नहीं जोड़ा गया है। और यह भी देश के इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि 66 लाख हटा दिए गए, लेकिन अगर नए के लिहाज से आप देखिए तो नए नंबर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बिहार में सबसे ज्यादा ये है कि जो 65 लाख आपने नाम बताए हैं, इसमें मुझे लगता है ज्यादातर दबे मतलब जो कुचले वर्ग हैं वो होंगे या माइग्रेंट्स होंगे जो वहां जा चुके हैं, जो कि जो हमारे संवैधानिक जो एक वोट का एक राइट दिया हुआ है उसके लिए बहुत मतलब कि उसके ऊपर सीधा वार है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जहां विपक्ष का ये जो है कैंपेन, ये बिल्कुल और साफ पता चल रहा है, वो तो चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी साफ हो गया था कि किस तरह से भाजपा और ईसीआई की मिली भगत है, ये साफ पता चल रहा है। और वहां हमारे एक बहुत ही परंजय पत्रकार ने सवाल भी ये पूछा कि सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं, जवाब देवेंद्र फडणवीस दे रहे हैं। महाराष्ट्र जहां तक चुनाव की सवाल है उसके बारे में भी पता चल रहा है कि वहां पे तो नाम घटाए बढ़ाए जो गए हुए हैं। तो मुकुल जी ने जो बोला है, एक तरफ सरकार भी और चुनाव आयोग भी बैकफुट पे है और घबराई हुई है, क्योंकि विपक्ष जो है वो बहुत अग्रेसिव तौर से अब सड़क पर उतर चुका है। मुकुल, आपको क्या लगता है कि ये आग और भी फैलेगी? क्योंकि कम से कम दिल्ली में जो हमने इंडिया गठबंधन की बैठक देखी, इस पे जो लोग इंडिया गठबंधन से बाहर भी चले गए, आम आदमी पार्टी उसके भी जो सांसद हैं वह भी शामिल हुए, संजय सिंह भी शामिल हुए। तो ये क्या सबके लिए खतरा है या फिर बिहार के बाद ये कुछ डाइल्यूट होगा मामला? नहीं, वो तो बिहार का चुनाव का नतीजा बहुत कुछ तय करने वाला है, एक तो ये। पर मैं एक दूसरी बात जोड़ना चाहूँ भाषा, कि इस सारी मुहिम से एसआईआर, विपक्ष की वोटर अधिकार, वोट देने को लेकर ये जो है ना, ये इसको लेकर एक नए तरह का उत्साह पैदा हुआ है। अभी तक हमने देखा है कि एक उदासीनता आती जा रही थी, खासतौर से बहुत सारा बड़ा वर्ग जो था कि अरे वोट देकर क्या होगा, वोट देकर क्या होगा, है ना, सरकार ये तो यही होगा। तो अब एक एक वोट की जब लड़ाई आ गई है, वरना लोग वोट भी जिनके बने हुए हैं वही, आपने देखा होगा कितना हमारा प्रतिशत रहता है, कभी कहीं 50, कहीं 60, कहीं 40 तक हो जाता है शहरों में। तो ये अब मुझे लगता है कि एक एक वोट की लड़ाई होगी, और वोट परसेंटेज भी अब इस बहाने बढ़ेगा, और हर आदमी को लग रहा है कि मेरे वोट की कोई कीमत है, और मुझे हटाया जा रहा है, मैं जोड़ूंगा और मुझे वोट देना। तो ये अगर सबका कॉन्शियस ये हो जाए इंडिया में, भारत में, कि मेरे वोट का कोई मतलब है और मुझे वोट देने जाना है,
जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे ये लगता है मुकुल कि आप जो कह रहे हैं कि वोट डालने के प्रति उदासीनता, लेकिन जो गरीब तबका है, जो मेहनतकश जनता है, जो किसान है, खेतिहर मजदूर है, उसके अंदर ये ललक बहुत तगड़ी नहीं, रही। लेकिन वो बाहर बहुत रहे ना बिहार का। अब मुझे लगता है लौट कर वहां जाएंगे। 65 लाख जो नाम ही 66 अगर लाख कट गए है, तो क्या? उसमें 35 लाख माइग्रेंट वर्कर्स बिल्कुल, हैं। ये भी बिल्कुल। ध्यान रखना जरूरी है, जिसको नाम जुड़वाने की अब कोशिश है। तो दिलचस्प ये होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के प्रति अगर आग लगती है, जैसे सीए एनआरसी के समय आग लगी थी कि हमें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, उसी तरह की आग अगर लगती है कि वोटर का अधिकार बचना चाहिए, तो शायद एक ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अब चलेंगे अपने तीसरे मुद्दे की तरफ। तीसरा मुद्दा बहुत अहम है। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें आरएसएस प्लस एनडीए के उम्मीदवार हमारे सामने हैं और उनको चुनौती देने के लिए इंडिया ब्लॉक ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच लड़ाई वैचारिक लड़ाई बताई जा रही है और साथ ही साथ यह भी सवाल दोबारा से उठ गया है कि आखिर ये चुनाव हो क्यों रहा है, हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी कहां गए हैं और क्यों गए हैं। सवाल यह बहुत तीखा और साफ है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। जैसे खड़गे साहब ने कहा भाषा कि ये वाकई एक विचारधारा की लड़ाई है, ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। नंबर भले ही एनडीए के पक्ष में है, लेकिन कुछ लड़ाइयां इसलिए भी लड़ी जाती हैं ताकि ये दर्ज हो सके कि हम मैदान में डटे हुए थे, हम भागे नहीं थे। तो इसका एक महत्वपूर्ण संदेश है, लड़ना जरूरी है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुकुल, मेरा साफ मानना है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनकी पहचान आरएसएस के उम्मीदवार के रूप में ज्यादा है और राधा कृष्णन जी के लिए जिस तरह की बैटिंग है, उसके बरक्स सुदर्शन जी के लिए जो इंडिया ब्लॉक ने बैटिंग की है, उसमें सबसे बड़ी बात यह रखी है कि वह 60 सालों से 56 सालों से अपनी जेब में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर चलते हैं और साथ ही साथ सलवा जुडुम जैसा फैसला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए किया था, आदिवासियों और जनता के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो यह एक अपने आप में बड़ी वैचारिक लड़ाई है जिसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। क्या है पंच, बताएंगी अदिति। भाषा, सबको मालूम है कि आरएसएस ने संविधान का विरोध किया था और हाल ही में हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि संविधान में किस तरह से हमले हो रहे हैं। हमने वो बिल को भी डिस्कस किया था। ऐसे में इंडिया ब्लॉक का जो कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी जो लेके आए हैं, उनके जो संविधान के प्रति उनकी पूरी जीवन जो है वो संविधान के प्रति एक कमिटमेंट का जो रहा है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है और वाकई वैचारिक लड़ाई का ये एक मतलब एक और मोर्चा विपक्ष खोल रही है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है ये लड़ाई, जब यहाँ पर राधा कृष्णन जी को एनडीए लेकर आया, तब ऐसा लग रहा था कि ये लो भाई बहुत बड़ी सेंध लगा दी है, तमिल कैंडिडेट को लेकर आए हैं और इससे जो है बड़े पैमाने पर इंडिया ब्लॉक में डिवाइड हो जाएगा। और सारे मीडिया घराने बोल रहे थे कि अब स्टालिन क्या करेंगे, अब डीएमके क्या करेगा। तो क्या आपको लगता है तेलुगु, और यहाँ पर ये तेलुगु उम्मीदवार हैं, आंध्र प्रदेश से उम्मीदवार हैं, तो क्या ये लड़ाई इस तरह भी देखी जा रही है? नहीं, देखिए, वो तो आप ये समझिए कि कोई सा भी चुनाव हो या कोई सी भी बात हो, वहाँ राजनीति तो हो गई। और मोदी जी तो इसके लिए बड़े मशहूर हैं कि वो एक एक कदम, एक एक बात, मतलब वो अगर कुछ कह भी रहे हैं या कोई एक जेस्चर भी अपना दिखा रहे हैं तो उसका कोई एक राजनीतिक मतलब होगा, उसका फोटो खिंच जाएगा, वो आपके पास आएगा। तो यहाँ भी था कि आपको वाकई स्टालिन के लिए दिक्कत की बात तो थी कि भाई तमिलनाडु से एक उम्मीदवार है, लेकिन अब वहीं आ गया है मामला के दक्षिण पर ही दांव है। अब दक्षिण वाला एक पूरा बड़ा मोर्चा बन गया, पहले सिर्फ तमिलनाडु सीमित था। और तो तमिलनाडु और ये तेलुगु उम्मीदवार ये आ गए। अब यहाँ सारा जो मामला आया, जैसे आप लोगों ने भी कहा, ये वैचारिक लड़ाई है। और सबसे बड़ा मजेदार, ये सब दर्शक जानते ही हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हो उसमें व्हिप लागू नहीं होता, यानी अंतरात्मा तो खैर क्या है अंतरात्मा, कोट अनकोट में अंतरात्मा पर अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट दे सकते हैं। व्हिप लागू नहीं होता, मतलब कोई आप पे एक बाध्यता नहीं होती कि आपको इसी उम्मीदवार को देना है। तो जो सुदर्शन रेड्डी जी हैं, उन्होंने इसका आह्वान भी किया है। वो जानते हैं, सब जानते हैं कि नंबर नहीं है हमारे पास, वो भी कह भी रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के पास इतने नंबर नहीं है, लेकिन लड़ना बहुत जरूरी है। तो ये लड़ाई हुई है क्योंकि, और मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे थे कि उसमें दक्षिण में सेंध और स्टालिन, लेकिन ये उपराष्ट्रपति पद वाले लोगों के लिए भी एक मोदी जी पहले धनखड़ जी का एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि कितनी भक्ति कर लीजिए आप,
कितनी भक्ति कर लीजिए, कितनी भक्ति की उन्होंने, महामानव बता दिया, लेकिन वो कैसे चुटकियों में गायब हुए और वाकई उनको लेकर चिंता है। एक जैसे आपने अपने उसमें भी कहा कि उपराष्ट्रपति पद से अभी बिल्कुल जो इतना राज्यसभा में एक्टिव थे, अचानक गायब हुए और एक शब्द नहीं बोल रहे, यही राहुल गांधी ने सवाल उठाया। और जनता भी कोई ऐसा, मीडिया में भी कोई चर्चा नहीं, अगर कोई मामला विपक्ष का होता तो अब तक उनके घर गांव का कोहराम मच गया होता। लेकिन आप देखिए एक उपराष्ट्रपति को गायब है, किसी को कोई चिंता नहीं है। ये अदिति, जो चीज दिखाई दे रही है कि जिस तरह से सेंट्रल हॉल में जो मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने जो बैटिंग की सुदर्शन रेड्डी के लिए, उसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है जो दर्शकों को भी जाननी जरूरी है कि वह एक न्यायविद हैं, वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में जैसा मैंने जिक्र किया सलवा जुडुम जैसा फैसला उन्होंने सुनाया था। आंध्र प्रदेश के जज रहे हैं, गुवाहाटी के चीफ जस्टिस रहे हैं, यानी एक लंबी पारी वो कानून की दुनिया में खेल चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस तरह से जो चुनाव होता है, और मुकुल जिस अंतरात्मा की बात कर रहे हैं, वो अंतरात्मा के लिए तो चिलिंग इफेक्ट वाला बिल पेशी हो चुका है कि भाई किसी के ऊपर भी गाज गिर सकती है। मुझे लगता है इसका कोई करेक्शन आप देखती हैं, ये जो 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया ठीक उसी मौके पर जब उपराष्ट्रपति का चुनाव है। हाँ, उसमें मुझे शॉर्ट टर्म यही लग रहा है कि शायद वो चंद्रबाबू नायडू शायद इधर उधर कहीं भटक रहे होंगे। लोगों का कहना है कि उनका वो अब चंद्रबाबू नायडू कहाँ वोट करेंगे पता नहीं है। जगन रेड्डी भी हाँ, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल, जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अभी, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक तरफ से ये राहुल गांधी का जो पूरा, एक तो रेड्डी जी जो हैं इनके नेतृत्व में तेलंगाना में कास्ट सेंसस हुआ है। अच्छा, और क्योंकि राहुल गांधी और विपक्ष जो लगातार ओबीसी और कास्ट सेंसस की मांग को रखे हुए हैं, बिहार में भी कास्ट सेंसस हुआ है, तो एनडीए ने जो है, भाजपा ने जो है, या आरएसएस जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने ओबीसी कैंडिडेट चुना है। अब ये भी ओबीसी हैं, तो ये एक तरह से मैं सोचती हूँ विपक्ष की जीत है, क्योंकि एजेंडा जो सेटिंग कर रहे हैं वो इनको फोर्स करना पड़ा कि वो साउथ से कैंडिडेट लें, ओबीसी लें, और विपक्ष अब रेड्डी साहब को लाए हैं। तो एक कास्ट सेंसस का एक मुद्दा और ओबीसी वाला मुद्दा जो है वो बना रहेगा, और वो विपक्ष की जीत है। मुझे चलिए देखते हैं कि फाइनली होता क्या है। अंतरात्मा जागती है, कॉन्स्टिट्यूशन जागता है, या कम से कम एक तीखी वैचारिक डिबेट होती है जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इस पर जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।